स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एंड जो अरेंज मैरिजेस में चैलेंजेस होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू लव मैरिजेस कम होते हैं। हालाँकि आपको ये सुन के हैरत होगी कि लव मैरिज में तो कम होने चाहिए। शादी कामयाब होने की वजह होती है वो एक दूसरे को वक़्त देना, लड़की आपके लिए अपना घर-बार, अपने रिश्ते, अपने दोस्त, अपने बहन-भाई सब छोड़ के आई है। कि जो शादी करते हैं लोग, लड़के और लड़की की रज़ामंदी पर करते हैं। एक रिवायत कायम करने के लिए ताकि बाप जो हैं वो अपनी बेटियों से पूछें जब कभी निकाह करना हो। जो बचपन में रिश्ते हुए होते हैं, दादी ने जो पोता है उसकी मंगनी कर दी बचपन में ही। ये एक इंतहाई जाहिल किस्म के लोग होते हैं कि जो बचपन के अंदर ही रिश्ता तय कर देते हैं। मर्द सीरत को नहीं देखता, अनफॉर्चुनेटली नहीं देखते। रिश्ते हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, तो आखिर में पछतावा रह जाता है। इस तरह की जो शादियाँ जो रज़ा के बगैर हुई हैं, बल्कि रज़ा के बगैर तो आप छोड़ें, जो ज़बरदस्ती करवाई गई हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तो फिर पछतावा ही है और तो कुछ नहीं है। जहेज के बारे में आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे पलंग चाहिए, नहीं। जब बड़े घर की बेटी बर्तरी शो करवाती है, दूसरी तरफ देखा जाए एक गरीब बाप जब अपनी बेटी ब्याहता है वो जहेज नहीं दे पाता, तो लड़के वालों की तरफ से ताने दिए जाते हैं कि तू की लेके आई। यहाँ माशरे में एक ट्रेंड बना दिया गया है कि लड़की की जब शादी होती है तो लड़के वाले एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो ससुराल वालों की तरफ से प्रेशर होता है कि काम छोड़ दो। पर डिटेल डिस्कशन हो कि भाई हमारी बेटी कल को आपके घर जा रही है, आप उसका जॉब करना पसंद करते हैं या नहीं करते। कि आखिर औरत वो काम करना ही क्यों चाहती है अगर उसका खावन, उसका शोहर घर बैठे वही सहूलियात उसको दे रहा है। आप कहते हैं कि जनाब मेरे घर में एसी होना चाहिए या मेरे घर में अच्छे पर्दे लगे होने चाहिए। फ़लाँ आती है मेरे घर में, वो देखती है मेरे घर में अच्छे पर्दे नहीं है, फ़लाँ के घर में तो बड़े अच्छे पर्दे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की आपने कि मर्द हजरात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुलविस पाए जाते हैं, ख़वातीन नहीं पाई जाती। ताली दोनों हाथों से बजेगी, ठीक है। अब वो जो खातून है ना वो ट्रैप में आएगी। उसको जब ये पता लगेगा कि मेरे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए एक बंदा बैठा है जो बातें कर रहा है मेरे साथ ऑफिस के अंदर, ठीक है। अगर मियाँ और बीवी की आपस में नहीं बन रही तो उन्हें अलहदगी की तरफ जाना चाहिए या पैचअप कर लेना चाहिए? तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो क्या मर्द घरेलू तशद्दुद का शिकार होते हैं? सुनने में तो बहुत दफ़ा है और देखा भी है एक आधा विक्टिम। क्या आप शादीशुदा हैं? ये बताना ज़रूरी है। आपस के तनाज़ात होते हैं, उनकी वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ता है? स्ट्रेस में रहते हैं कि अब हमारे माँ बाप की लड़ाई होगी और अब हमारे माँ बाप की लड़ाई होगी। कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों की खातिर कहते हैं कि हम बच्चों के सामने नहीं लड़ते, या बच्चों की खातिर हम अलहदगी इख्तियार नहीं करते। ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके जो रिश्ते चलाए जाते हैं वो रिश्ते इंतहाई खोखले होते हैं और इंतहाई वो जिसे आप कहते हैं मिजरेबल कंडीशन में वो रिश्ते चलते हैं। आपके कहने के मुताबिक अगर जो बंदा रन मुरीदी का टैग खुद पे ले लेता है वो दुनिया में अपनी जन्नत खुद बना लेता है। हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द इनसाइडर्स और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अली ख़ान। अज़दवाजी रिश्ता इंसानी ज़िंदगी में एक इंतहाई अहमियत का हामिल रिश्ता कहलाया जाता है। जितना ही इंतहाई अहमियत का हामिल ये रिश्ता कहलाया जाता है उतना ही ये रिश्ता हसास रिश्ता भी कहलाया जाता है। बाज़ औक़ात इस रिश्ते में दोनों शख्सियात जो अपने नए सफ़र का आगाज़ करती हैं, दोनों में से एक या दोनों की अ, मुश्तरका जो मुश्किलात होती हैं उनमें एक दूसरे का मसरूफ़ रहना, एक दूसरे से दूरी और दीगर जो घरेलू मसाइल होते हैं उनकी वजह से इस रिश्ते में दरारें आ जाती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी इशू पर बात करेंगे कि ये आखिर ये इश्यूज क्यों क्रिएट होते हैं और इसका जो चैलेंजेस हैं, इसके जो मसाइल हैं वो क्या हैं। आज के पॉडकास्ट में मुझे एक मर्तबा फिर डॉक्टर अनस अब्रार ने ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम मैरिटल इश्यूज़ पर बात करेंगे। जो माशरे में शादीशुदा जो अफराद होते हैं उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आज का पॉडकास्ट हमारा उस रिलेटेड है और हम उस पर बात करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि अ, आपके ख़्याल में शादी जो है एक शख़्सी ताल्लुक़ है, मज़हबी ताल्लुक़ है या
कोई अहम फरीज़ा है? क्या देखिए, ये बुनियादी तौर पे एक शख़्सी ताल्लुक होता है, लेकिन इसको मज़हब ने फ़र्ज़ करके इसको अपनी एक आगोश फ़राहम की है कि ताकि जो एक ताल्लुक है, वो कुछ एक बाउंड्रीज़ के अंदर बाउंड हो जाए, जिसकी वजह से ये रिश्ता अहसन तरीके अंजाम पा सके। शादी के इब्तिदाई दिनों में जो कपल्स होते हैं, जो जोड़े होते हैं, जो मियाँ-बीवी कहलाए जाते हैं, स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर क्योंकि अब ये हमारे यहाँ बड़ा ब्रॉडली डिस्कस टॉपिक है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज। तो इस लिहाज से जो चैलेंजेस हैं दोनों केसेस में वो डिफरेंट हैं। हम बारी-बारी देख लेते हैं, जो अरेंज मैरिजेस में चैलेंजेस होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू लव मैरिजेस कम होते हैं। हालाँकि आपको ये सुन के हैरत होगी कि लव मैरिज में तो कम होने चाहिए थे कि बड़ी मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, लड़का-लड़की एक-दूसरे को जानते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज के अंदर जो है वो ज़रा ईज़िली हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि दोनों जो अफ़राद होते हैं, जो उस रिश्ते में बंधे होते हैं, वो एक-दूसरे की जो ख़ामियाँ नज़र आती हैं, उसको थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन जो लव मैरिज हमारे यहाँ होती है, उसमें अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम लोगों ने बहुत से ख़्वाब सजाए होते हैं, एक-दूसरे के बारे में सोच समझ के। ये चूँकि पहले मेरे साथ इस तरह से था, तो इसने आगे भी इस तरह से चलना है। तो इस वजह से जो हमारे लव मैरिज में होते हैं, उसमें ज़्यादा चैलेंजेज़ आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। अब उसमें क्या चैलेंजेज़ आते हैं, उसमें आप ये होता है कि ज़ाहिर है लड़की भी घर छोड़ के आती है, दूसरे नए घर में आती है। उसकी जो दुनिया होती है, वो सिर्फ़ टोटली उस लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है कि जिससे उसका निकाह हुआ है। लेकिन उस लड़के की दुनिया सिर्फ़ उस लड़की के इर्द-गिर्द नहीं घूम रही होती। उसकी ज़िंदगी में उसके बहन-भाई भी होते हैं, उसके माँ-बाप भी होते हैं, उसकी बीवी भी होती है, एक नया शख़्स जो उसकी ज़िंदगी में आया है। उसको उन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ रहा होता है, लेकिन हमारी जो अनफॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि जिस तरह की हमारी ग्रूमिंग है, जिस तरह की हमारी तरबियत है, तो ख़ातून यही एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उस शौहर का जो सारे का सारा महवर है, वो सिर्फ़ लड़की हो। आप समझते हैं कि जो शादीशुदा अफ़राद होते हैं, उनकी जो शादी कामयाब होने की वजह होती है, वो एक-दूसरे को वक़्त देना की वजह से होती है कामयाब? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वक़्त देता है, क्योंकि देखिए ना, एक लड़की आपके लिए अपना घर-बार, अपने रिश्ते, अपने दोस्त, अपने बहन-भाई सब छोड़ के आई है। हुँ। एक नई जगह पे वो आई है। आप अपने आप को ज़रा इस जगह रख के सोचें कि आप किसी घर जाते हैं अपने किसी दूर पर शादी अटेंड करने के लिए। वहाँ आपको एक दिन रहना पड़ेगा जहाँ आप अपनी वालदा की वजह से कोई शादी अटेंड करने के लिए गए, आप किसी को नहीं जानते। वो आपकी वालदा की फूफो की बेटी की नंद की शादी थी, आपको भी साथ जाना पड़ा। आप वहाँ एक साइड पे बैठे हुए होते हैं, हालाँकि महफ़िल में 100 बंदा और बैठा होगा। लेकिन आप वलीमे के अंदर भी एक साइड पे बैठे बोर हो रहे होते हैं, 2-3 घंटे गुज़ारना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपकी कोशिश होती है कि आप जल्द से जल्द वहाँ से निकलें, किसी तरह भागें। लेकिन अब आप उस लड़की का भी सोचेंगे जो वहाँ पे उस घर में आई है, जहाँ वो किसी को नहीं जानती। अगर लव मैरिज भी है, तो भी वो लड़के के अलावा तो नहीं किसी को जानती, और अगर अरेंज मैरिज है, तो उस केस में भी। तो वो उस लिहाज से वक़्त देना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको एहसास होता है खातून को कि मेरे आस-पास कोई है। तो ये चीज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शादियों को निभाने में। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है। अक्सर अवाम पूछती है कि जो शादी करते हैं लोग, लड़के और लड़की की रज़ामंदी पर करते हैं, क्या उनसे पूछा जाता है? हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दोनों चीज़ें ही चलती हैं, पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा हुँ। जाता। लेकिन अगर यहाँ ये सवाल पूछा जाए कि पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए, तो इसके अंदर पूछा जाना चाहिए। इसकी तो आपके सामने संजीव साहब मिसाल भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। के हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता, वो तो आसमानों में बने हुए, सबके रिश्ते आसमानों में बनते हैं, लेकिन वो तो जो अज़ीम तरीन हस्तियाँ हैं कि जिनका पता था कि यहाँ पे होना है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत कायम करने के लिए, ताकि बाप जो हैं वो अपनी बेटियों से पूछे जब कभी निकाह करना हो, तो ये बात लाज़मी यहाँ पे होनी चाहिए कि बच्ची से पूछा जाए। बच्चे से भी पूछा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्च्युनेटली यहाँ पे ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं कि जहाँ पर लड़कों से भी नहीं पूछा जाता और मर्ज़ी से अपने बेटे की बहन से, अपनी बेटी की आगे रिश्ते से रिश्ता जोड़ दिया जाता है। लेकिन पूछे बगैर ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो बचपन में रिश्ते हुए होते हैं, दादी ने जो पोता है, उसकी मंगनी कर दी बचपन में ही, और या पोती है, उसकी मंगनी कर दी बचपन में ही अपने किसी दूसरे पोते के साथ। तो ये सिस्टम एग्ज़िस्ट करता है, चलना चाहिए, चल रहा है। ये एक इंतहाई जाहिल किस्म के लोग होते हैं हुँ। कि जो बचपन के अंदर ही रिश्ता तय कर देते हैं। वक़्त के साथ-साथ लड़का और लड़की जवान होते हैं, हमारा मीडिया का एक्सपोज़र है, हमारे स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज होती हैं। हम कोई ना कोई चीज़ ढूँढ रहे होते हैं। आप देखें ना, आप एक बाइक लेने के लिए जाते हैं, जी।
अब आप इस लिहाज से तो नहीं चाहते कि आपके वालिद ने चूँकि 30 साल पहले कावासाकी चलाई थी या इस तरह की कोई बाइक चलाई, तो आज भी वही कावासाकी की लेनी है? नो। जो नई जनरेशन आई है उसकी कुछ ना कुछ ख्वाब होंगे, कोई उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। कोई लड़की को देख के आप इस चीज़ को हमारे यहाँ बड़ा कहा जाता है कि नहीं, नहीं इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन बात हकीकत यही है कि मर्द औरत के अंदर खूबसूरती देखता है और कई पहलुओं से देखता है। मैं यहाँ ज़्यादा ओपन होके बात नहीं कर सकता, आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि मैं किस सेंस में ये कह रहा हूँ कि मर्द औरत के अंदर खूबसूरती को किन-किन एंगल से देखता है। मर्द सीरत को नहीं देखता? अनफॉर्चुनेटली नहीं देखता, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ये मायार रह नहीं गया सीरत का कि सीरत देखी जाए। हालाँकि हमारा दीन तो हमें यही कहता है कि सीरत को टप सबसे टॉप पे रखा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो ली सबसे लास्ट चीज़ जो हमारे यहाँ बताई गई है ना दीन के अंदर कि आपने मालो उसको देखना है, हस्ब-ओ-नसब को देखना है। हमारे यहाँ टॉप पे हस्ब-ओ-नसब को देखा जाता है, जो सबसे पहली चीज़ सीरत की थी, उस सीरत को हमारे यहाँ सबसे एंड पे देखा जा रहा होता है, बल्कि देखा ही नहीं जा रहा होता। होता यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मालो हस्ब-ओ-नसब देख रहे होते हैं। क्या आपने इसके अंदर एक बात की थी कि जो बचपन में रिश्ते तय हो जाते हैं। बचपन में जो रिश्ते तय हो जाते हैं वो माँ-बाप ने अपने भाइयों के बच्चों के साथ या बहनों के बच्चों के साथ रिश्ते तय कर दिए। किसी ने कहा कि लो जी ये बच्ची तुम्हारी हुई है, मुझे दे दो ये मेरी हुई, या ये बच्चा तुम्हारा हुआ ये मेरा हुआ। इस तरह करके रिश्ते तय कर दिए। उसके बाद लड़के ने कहाँ जाना है, लड़की ने कहाँ जाना है। लड़के को कोई और पसंद आ सकता है, लड़की को कोई और पसंद आ सकता है, ठीक है? उसके बावजूद सिर्फ़ ख़ानदान की वजह से एक-दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं कि हमने शादी यहाँ करनी है। उसका रिज़ल्ट हमारे यहाँ क्या निकलता है, हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है। दोनों शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन शादी करवा दी गई। उसके बाद क्या होगा, अगर ख़ातून है हमारे यहाँ एक ये बात है कि हमारे यहाँ ख़ातून बर्दाश्त कर जाती है, ज़िंदगी गुज़ार लेती है, धक्का लगा देती है, ख़ानदान चल पड़ता है। लेकिन मर्द जो है, वो डेफ़िनेट सी बात है कि फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स की तरफ चला जाता है। क्योंकि मर्द के अंदर जो एक लस्ट का फैक्टर है, वो कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि मर्द का हार्मोनल लेवल, हार्मोनल चेंजेज़ इस तरह की हैं। फिर आपको ये लाज़मी नज़र आता है कि ये बाहर मुँह मारता है, इसके बाहरी ताल्लुकात हैं, ये औरतों के साथ फ्री होता है, वर्क प्लेस के ऊपर ये बहुत ज़्यादा आपने ठरकियों के लफ्ज़ सुने होंगे, हुँ। वो फिर ठरकियाँ इस तरह से बाहर आ रही होती हैं। यानी इन रिश्तों से जब रिश्ते हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो आखिर में पछतावा रह जाता है। इस तरह की जो शादियाँ जो रज़ा के बगैर हुई हैं, बल्कि रज़ा के बगैर तो आप छोड़ें, जो ज़बरदस्ती करवाई गई हैं, ठीक है। तो उसके अंदर तो फिर पछतावा ही है और तो कुछ नहीं है। अच्छा, और आप इससे ये अंदाज़ा लगाएँ ना, उन माँ-बाप को भी सोचना चाहिए कि जो कल को माँ-बाप ने कितनी अरसा हमारे साथ रहना है। अल्लाह ताला सबके माँ-बाप का साया उनके सर पे सलामत रखे, लेकिन कितने साल रहेंगे? आखिर जाना है। तो कब्र में जाने के बाद जब पीछे ख़ानदान तबाह होगा, 2 बच्चे, 3 बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट बनेंगे, माँ-बाप की लड़ाइयाँ होंगी, तो ज़िम्मेदार कौन होगा? ज़िम्मेदार वही माँ-बाप होंगे जो कब्र में हैं इस वक़्त। वो लड़के के हों या लड़की के हों, या दादा-दादी जिन्होंने रिश्ते तय किए थे। आपने अपनी ज़िंदगी गुज़ार ली, आप जाएँ अब। आप किस लिए अगले ख़ानदान के गले में नत्थ डाल के जा रहे हैं कि आपने हमारे मुताबिक चलना है कि हमने आपकी शादी करवाई है। यानी ये रिश्ते उनके गले का तोक बन जाते हैं। बिल्कुल ये तोक बन ठीक जाते है। हैं। जहेज़ के बारे में आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? जहेज़ के बारे में ना हमें ज़रा डीपली समझने की ज़रूरत है कि जहेज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। जहेज़ कॉन्सेप्ट ये होता है कि अपनी बेटी को कुछ सामान दिया जाता है या कुछ तोहफ़ा-जात दिए जाते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी जो आगे चलनी है, वो ज़रा पुरसुकून अंदाज़ में गुज़र सके। अब इसके अंदर कोई लंबी-चौड़ी लिस्ट नहीं होती कि आप लड़के वालों से जाके पूछेंगे तुम्हें क्या-क्या चाहिए, वो आपको आगे से एक लिस्ट पूरी बना के दे देंगे, जी मुझे मोटर बाइक चाहिए, मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे पलंग चाहिए, नहीं। आप अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी बेटी को जो देना चाहें खुशी के साथ, हैसियत के मुताबिक। अपनी हैसियत के मुताबिक, ना उधार उठा के, ना ही ये कि आप इतना ज़्यादा देना शुरू कर दें कि आपकी हैसियत बहुत ज़्यादा हो तो आप बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दें, नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जब अगर आप लड़की को इतना देते हैं कि जितनी लड़के की हैसियत नहीं है, उसकी वजह से लड़की अपनी सुपीरियॉरिटी शो करवाने लग जाती है लड़के के ऊपर, कि चूँकि मैं अपने बाप के घर से लेके आई हूँ, तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। ज़िंदगी शुरू करने के लिए बेसिकली हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमारे घर में बिस्तर हो, पलंग हो, हमारे घर में वॉशिंग मशीन हो, हम मौजूदा दौर की बात करते हैं, ठीक है? चूल्हा वगैरह हो, हमारे घर में बेसिक चीज़ें ये होती हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हमने एसी भी शामिल कर लिया है, हमने पलंग भी यहाँ 5 लाख रुपए का शामिल कर लिया है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर्स भी शामिल कर लिए हैं, हमने यहाँ पे गाड़ी भी शामिल कर दी है। अब जब ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं हमारे यहाँ माशरे में, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर लड़का नहीं माँगता तो लड़की वाले ज़बरदस्ती देते हैं, ठीक है? और अगर लड़का माँगता है तो भी लड़की वाले शोर मचाते हैं। मेरे अपने वाक़यात हैं ये सुनने के कि जहाँ पे लड़के ने जहेज़ देने से बिल्कुल इनकार किया, उसने कहा कि मेरी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ये है कि मैं तुम्हें अपने घर में रख सकता हूँ, मेरे पास ये बेड है, मतलब इतने का मैं बेड ले आऊँगा 40-50 हज़ार का, ये मैं तुम्हें पंखा लगवा दूँगा, ये कूलर लगवा दूँगा, ये तुम्हारी बेसिक चीज़ें हैं, ओवन होगा, फ्रिज होगा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी ज़िंदगी की होती हैं। उसने लड़की वालों ने कहा कि नहीं जी, हम तो हमने अपनी बच्ची को बड़ा नाज़ों से पाला हुआ है, हमने तो इसको जनाब कभी एसी के बगैर रखा ही नहीं है। अब हम इसको दे देते हैं सारा कुछ।
जब वो चीज़ें लेके आती है तो उसके बाद एक सुपीरियॉरिटी का लेवल कायम हो जाता है, ठीक है? जब वो सुपीरियॉरिटी का लेवल कायम होता है तो औरत बार-बार कचौकियाँ लगाती है अपने शौहर को, यानी कि इसको बार-बार तंग करती है कि ये तो मैं अपने बाप के घर से लाई है, तुमने मुझे क्या दिया? ये एसी मेरे बाप के घर से है, तुम्हारे बाप के घर से तो नहीं आया। या ये पलंग मेरे घर से आया, तुम्हारे घर से तो नहीं आया। तो हमें एक्चुअल में जहेज़ को ये समझ लेना चाहिए कि जहेज़ सिर्फ़ तोहफ़ा जात की फ़ॉर्म में कुछ बेसिक आप समझ लें कि चीज़ें होती हैं जो वालिद अपनी बेटी को देता है। असूली तौर पे वो चीज़ें लड़के को प्रोवाइड करनी चाहिए जो बेसिक्स हैं, ठीक है? वरना बेड तो 50,000 से शुरू होके 50 लाख तक जाते हैं। आपने अपने कैलिपर के लोगों में शादी करनी है, जो लोग आपका फ़ाइनेंशियली आपको मैच करते हैं। अगर आपके घर के अंदर 2 एसी लगे हैं, तो उनके भी 2 ही एसी हों। अगर आपके घर में मेहरान खड़ी है, तो उनकी भी मेहरान हो। अगर आप ये सोच के कि ये बड़े घर की बच्ची है, मैं इससे शादी कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने भी एक दिन ऊपर आ ही जाना है। जब तक आप ऊपर आते हैं, तो आप ऊपर ही चले जाते हैं फिर। जब बड़े घर की बेटी बर्तरी शो करवाती है, दूसरी तरफ देखा जाए एक गरीब बाप जब अपनी बेटी ब्याहता है, वो जहेज़ नहीं दे पाता, तो लड़के वालों की तरफ से ताने दिए जाते हैं कि तू की लेके आई। ये बात आपकी दुरुस्त है क्योंकि जहेज़ एक लानत बन चुका हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ माशरे में एक ट्रेंड बना दिया गया है कि लड़की की जब शादी होती है, तो लड़के वाले एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, इससे बचने की कोशिश इस तरह से की जाए कि आप अपनी बरादरियों से बाहर निकलें। मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा ये है कि ये जो लानत है जहेज़ों वाली, हुँ। ये ज़्यादातर वहीं होती है कि जब कोई बरादरी वाला अपनी ही बरादरी में करना चाहता है शादी और वहाँ पे जब बच्ची का रिश्ता टाइम पे नहीं मिल रहा होता, बूढ़ी हो जाती है बच्ची यानी थोड़ी एज एज में चली जाती है। अब जहाँ भी उसकी शादी होगी, लड़की लड़की वालों को बात माननी पड़ेगी। आप सपोज़ कर लें कि एक एक ज़ात है, चावा ज़ात है। चावा ज़ात ने चावा ज़ात में ही शादी करनी है। हुँ। वो बाहर नहीं कहीं करना चाह रहे। अच्छे रिश्ते भी आ रहे होंगे। बाहिर क्यों नहीं करते? ज़ात का प्रेशर, ब बरादरी का प्रेशर कि ये बाहर नहीं जाएगी लड़की हमारे ख़ानदान की, हमारी इज़्ज़त है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। उनको बरादरी वालों को इस चीज़ का तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारी इज़्ज़त है और ये वो, लेकिन उनको इस बात से कोई लेना-देना नहीं होता कि जिस जगह शादी इसकी हो रही है, उसने इसको कल को क्या देना है। उसने कल को मारना-पीटना है, उसकी माँ ने कुछ करना है, उसके घर वालों ने कुछ करना है, इसीलिए आपके सामने इंसिडेंट्स आते हैं ना कि मार-पीट के फेंक दिया, खाला के घर शादी हुई थी, मामू के घर शादी हुई थी, फलाँ जगह शादी हुई थी। तो लड़का अल्टीमेटली वाक़या रिसेंटली बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली वो भी फाइनेंशियल बेसिस बताई जा रही हैं उसकी कि इसी वजह से मसला पेश आया था। तो चीज़ यही समझने की है कि आप जब शादी कर रहे हैं तो इन बाउंड्रीज़ को जो हमारी खुद बनाई हुई बाउंड्रीज़ हैं, बल्कि बाउंड्रीज़ नहीं कहना चाहिए, बाउंड्रीज़ हदूद होती हैं तो हर्डल्स हैं, जो हमने बना दी हैं। शहर से बाहर शादी नहीं करनी, मोहल्ले से बाहर शादी नहीं करनी, बरादरी से बाहर शादी नहीं करनी, इस तरह की चीज़ें। तो इनसे जब बाहर निकलते हैं तो आप कहीं न कहीं अपनी चीज़ को तलाश कर ही लेते हैं और मुझे यकीन है कि अभी भी बहुत से रिश्ते ऐसे मौजूद हैं। आप देखें बाहर निकल के कितने लोग जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, मर्द आपको मिलेंगे, कितने लोग हैं शादियाँ नहीं हो रही, वो आपसे कुछ भी नहीं डिमांड करेंगे। वो कहेंगे बस हमें शादी करवा दें हमारी, जी हाँ। हम लोगों के पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए। तो हम लोग जानबूझ के ना वो जगह ढूँढते हैं कि जहाँ पे हम जाके कीचड़ फ में ना पत्थर मारें, कीचड़ उड़ के हमारे ऊपर आए। तो इसको अवॉइड करें। हाई रैंक क्वेश्चन है कि खातून यानी औरत शादी से पहले जब काम करती है, अपना रोज़गार करती है, तो जब उसकी शादी हो जाती है तो ससुराल वालों की तरफ से प्रेशर होता है कि काम छोड़ दो और वो काम अगर नहीं छोड़ती तो रिश्ते में दरार पैदा हो जाती है, डाइवोर्स की तरफ चले जाते हैं। ये क्या इशू है? खातून अगर काम कर रही है तो क्या करने देना चाहिए या ससुराल की बात मानकर काम छुड़वा देना चाहिए? इसका सबसे बेहतरीन हल ये है फ़ात कि जिस वक़्त रिश्ता तय हो रहा होता है ना, उस वक़्त इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए, इन चीज़ों के ऊपर डिटेल डिस्कशन हो कि भई हमारी बेटी कल को आपके घर जा रही है, आप उसका जॉब करना पसंद करते हैं या नहीं करते? अगर वो करते हैं, तो ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं, तो आप इस बात को डिसाइड कर लें कि आपने अपनी बेटी की जॉब करवानी है, यानी आपकी बेटी अगर जॉब करना चाहती है, ससुराल वाले कहते हैं हमने नहीं करवानी शादी जी। के बाद जॉब, तो फिर आप उस जगह रिश्ता ना करें। मसला यहाँ पैदा होता है जब हम ये बात करते हैं ना रिश्ते के दौरान कि चलें कल को देख लेंगे, बातचीत हो ही जाएगी, अपनी ही बच्ची है, हम डिस्कस कर लेंगे, बच्ची समझ जाएगी। और जब अक्सर ये चीज़ें आती हैं ना, ये चीज़ें आगे जाके फितने का बाइस बनती हैं कि बाद में जाके लड़की नहीं मान रही होती या ससुराल वाले नहीं मान रहे होते, किसी एक जगह पे जाके जब चीज़ पहले डिस्कस हुई नहीं, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगा। और इस बात की रेशो काफ़ी ज़्यादा है। बाद में चीज़ें जब डिस्कस होती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, इसी में ज़िमनी सवाल ये है कि आखिर औरत वो काम करना ही क्यों चाहती है? अगर उसका ख़ावंद, उसका शौहर घर बैठे वही सहूलियात उसको दे रहा है, तो वो क्यों एक्सेप्ट नहीं करती? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, जो खातून बाहर काम करने निकलती है, शादी से पहले तो वो निकल रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली उसके घर में राशन नहीं होगा,
फाइनेंसेस पूरे नहीं होते होंगे, ठीक है। अब वो आ गई है अपने शोहर के घर। जी, अब उसका घर शोहर के घर के साथ लिंक हो गया, यानी उसकी पीछे जो फैमिली थी वो अलग हो गई हुई है, बिल्कुल। ठीक है। अब उसका प्रेशर उसके साथ नहीं है। 2 रीज़न्स मेरे देखने में आई हैं। पहली रीज़न ये आई है देखने में, कुछ लड़कियाँ इसलिए काम करना चाहती हैं, वो कहती हैं कि हमने अपने पीछे बाप को या अपनी माँ को या अपने घर खर्चा भेजना है। बच्चियों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अब आप एक किसी और की कफ़ालत में आ गई हैं। आपका घर बदल चुका है। जी, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपने अपने उस घर की किफ़ालत करनी है और पैसे भेजने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ प्रॉब्लम आता है हमारी उन चीज़ों का जो हम लोग अपनी हैसियत से बढ़ के ख़्वाहिश करते हैं, ठीक है। अगर शौहर इतना कमा रहा है कि वो घर का खर्चा चलाता है, सपोज़ करें कि आजकल के हालात में अगर 50,000 में खर्चे में घर चलता है, जिसमें सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, यूटिलिटीज़ पूरी हो रही हैं, हुँ, पेट भर के खाने को है, आपकी ज़िंदगी सुकून में है, ठीक है। अब आप जा रहे हैं इससे ऊपर, आप कहते हैं कि जनाब मेरे घर में एसी होना चाहिए या मेरे घर में अच्छे पर्दे लगे होने चाहिए। फलाँ आती है मेरे घर में, वो देखती है मेरे घर में अच्छे पर्दे नहीं है, फलाँ के घर में तो बड़े अच्छे पर्दे हैं। या वो कह रही हमारे घर में पेंट अच्छा नहीं हुआ हुआ, उसके घर में पेंट अच्छा हुआ हुआ है। अब हस्बैंड कहता है भई मेरी तो 50,000 तनख़्वाह है, उसमें पेंट तो नहीं करवा सकता, उसमें पर्दे तो नहीं लगवा सकता, सफ़ेद सोफ़े तो नहीं पड़वा सकता। लड़की कहती है नहीं मैं निकलती हूँ बाहर, मैं कमाती हूँ। हस्बैंड कहता है नहीं, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुज़रती है, इसके लिए क्या ज़रूरत है कि तुम इसके लिए निकलो। यहाँ आके हमारी सोसाइटल प्रेशर स्टार्ट होते हैं कि जो हमारी ख़वातीन बहुत ईज़िली ट्रैप होती हैं इस चीज़ के अंदर कि दूसरों की देखा-देखी अपने बच्चे को महँगे स्कूल में पढ़ाना है, दूसरे की देखा-देखी अपने घर में अच्छे सोफ़े, अच्छे फ्रिज लेके आने हैं। अब देखें ना, बेसिक नीड फ्रिज है, आपको मिल गया 50,000 रुपए का, 60,000 रुपए का, ठीक है। अब उसके अंदर आपने जाके जनाब ये बहस स्टार्ट की हुई है इस हस्बैंड के साथ या जो भी हैं कि जी मैंने एक ग्लास डोर वाला फ्रिज लेना है। लग्ज़री लेनी। मैंने एक ऐसा फ्रिज लेना है जिसके अंदर से जनाब पानी भी निकलता हो, जिसके ऊपर एलईडी डिस्प्ले भी आता हो, जिसके ऊपर फूल-बूटे बने हुए हों, क्योंकि साथ वाली फ़हमीदा के पास ये है। तो जब ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, तो उसकी वजह से औरत क्या करती है अल्टीमेटली घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, ठीक है? और हमारे यहाँ हमारे फिर जो ताल्लुकात होते हैं वो ख़राब होना स्टार्ट होते हैं। जो मर्द अपनी ख़वातीन को शादी के बाद काम करने से रोकते हैं, उनकी क्या रिज़र्वेशन होती हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि वो अगर ख़ातून काम करना चाहती हैं और मर्द उसे करने नहीं दे रहा, क्यों? अच्छा, इसके अंदर जो है ना, अगर तो आप इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो मर्द तो औरत के काम करने को पसंद करते हैं कि वो करे काम, ठीक है? उनकी ज़रा अलहदा चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि कुछ मर्द ये पसंद नहीं करते ख़वातीन का बाहर जाना इसलिए कि घर में घर की देखभाल प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है? एक ख़ातून होती है घर में, डेफ़िनेट सी बात है, इस चीज़ को हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ख़ातून हर वक़्त घर पे हो, तो वो बड़े अच्छे तरीके से घर को लुक आफ्टर करती है। लेकिन अगर एक औरत बाहर जाती है किसी काम पे, तो वो तो उस लिहाज़ से लुक आफ्टर नहीं कर पाती, ठीक है? लेकिन करती हैं, नो डाउट, लोग ख़वातीन काम पे जाती हैं, लुक आफ्टर करती हैं, लेकिन उस लिहाज़ से नहीं हो पाता। सेकंडली मर्दों को ये होता है कि जी हमारे पेरेंट्स का ख़्याल रखें। अब शरई तौर पे तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी ख़ातून के ऊपर आयद नहीं होती कि वो पेरेंट्स का ख़्याल रखे, ठीक है? और ये टॉपिक बड़ा उसमें शरई फैक्टर भी आता है, उसमें काफ़ी डोमेन्स टच करती हैं ये वालिदैन का ख़्याल रखने के हवाले से, है ना? इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये हमारा मीडिया, और जैसे हमने पहले बात की ना, धक्के की शादियाँ होती हैं, फिर बाद में वहाँ पे बैठे होते हैं ऑफ़िसेज़ के अंदर ठरकियाँ मार रहे होते हैं। जी, वो जो एग्ज़ेक्टिव पोज़ीशन में लोग बैठे हुए होते हैं, वो इस ताक में होते हैं कि हमें ऐसी खातून मिले कि जो देखें ना, वो वर्क पे जा रही है काम पे, वो किसी न किसी प्रेशर में होती है। ये नहीं कि घर से प्रेशर है, ओवरऑल प्रेशर बिल्ड होता है। उसके ज़हन में होगा मैंने घर भी जाना है, घर को भी सँभालना है, मेरा हस्बैंड भी है, मैंने आगे ज़िंदगी भी चलानी है, मेरी जॉब भी है, यहाँ प्रॉब्लम भी है। अब उस प्रेशर के अंदर से कोई ना कोई फैक्टर पिक करके जो ये शिकार लगा के बैठे होते हैं मर्द हज़रात, वो उन औरतों को कैप्चर करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक रिज़र्वेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की बात की आपने कि मर्द हज़रात एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में मुलव्वस पाए जाते हैं, ख़वातीन नहीं पाई जाती? वो इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, ताली दोनों हाथों से बजेगी, ठीक है? अब वो जो खातून है ना, वो ट्रैप में आएगी। हुँ। उसको जब ये पता लगेगा कि मेरे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए एक बंदा बैठा है जो बातें कर रहा है मेरे साथ ऑफ़िस के अंदर, ठीक है? जब ये बातें पता लगती हैं एक गैर मर्द को, वो तो ट्रैप डाल रहा है ना, ट्रैप डालने के लिए तो इंसान कुछ भी करता है। आपका जो खैर-ख़्वाह होगा, वो आपको तकलीफ़ में डलने से बचाने के लिए आपको हर किस्म का गुस्सा भी करता है, हर किस्म की चीज़ से रोकता है, सख्ती भी करता है। लेकिन जो आपको ट्रैप में फँसा रहा है, वो बंदा आपको ट्रैप में फँसाने के लिए चिकनी-चुपड़ी बातें करेगा। वो आपके पेन को कहेगा मैं तुम्हारे पेन को अपना पेन समझ रहा हूँ।
ठीक है? इस तरह की बातें करने के बाद आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है किस तरह फँसाया जाता है, वो औरत को अल्टीमेटली ट्रैप कर लेता है, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम है ना, जो यहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है फिर, ये बे एक बड़ी मेन रिज़र्वेशन होती है उन मर्दों के लिए कि हमारी खातून बाहर जाएगी। क्योंकि देखें ना, आपकी ख़वातीन हैं घर की, मेरे घर की ख़वातीन भी हैं, सबके घर की ख़वातीन होती हैं। सबको पता होता है कि हमारी जो खातून है वो कितनी वल्नरेबल है, ठीक है? और कितनी आसानी से जो है वो ट्रैप में आ सकती हैं या कितनी आसानी से नहीं आ सकती। तो इस चीज़ को देखते हुए मर्द बड़े परेशान और वरीड रहते हैं हमारे सर्कल्स के अंदर भी कि यार हमारी ख़वातीन वर्क प्लेस पे जाती हैं, हम वहाँ जाते हैं, हमें 2-3 चेहरे नज़र आते हैं, इनके चेहरे पे लिखा हुआ होता है कि बंदे ठीक नहीं हैं। हम बड़े परेशान हैं, तो क्या किया जाए? तो ये एक बड़ी बड़ी मेजर रिज़र्वेशन होती है, इसकी वजह से मर्द जो हैं ना, वो ख़वातीन को फिर काम नहीं करने देते। अगर मियाँ और बीवी की आपस में नहीं बन रही, तो उन्हें अलहदगी की तरफ जाना चाहिए या पैचअप कर लेना चाहिए? फ़ाद इसके अंदर ये है कि जो अलहदगी का मामला है ना, वो शरई तौर पे जायज़ है, लेकिन हलाल चीज़ों में सबसे आखिरी लेवल पे पड़ी हुई है, हुँ, ठीक है? अगर किसी भी लिहाज से आपस में नहीं निभा हो पा रहा, कि बड़े भी बीच में पड़े हैं, आपस में भी कोशिशें की गई हैं, या अगर एक पार्टी मुत्तफ़िक हो ही नहीं रही साथ रहने पे कि उसके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रहे या उसको तकलीफ़ है किसी किस्म की, कोई प्रॉब्लम फ़ेस कर रही है, तो एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। मैं इसका इस चीज़ के हक़ इस्लाम में क्या बिल्कुल कहता है? नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप धक्के से रिश्ता चलाएँ, किसी को बच्चे का वास्ता देके रिश्ता चलाएँ, इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होगी। या कोई और आप उसको ब्लैकमेलिंग करें कि बच्ची बेआसरा हो जाएगी या बच्चा जो है वो इकलौता है घर का, वो पागल हो जाएगा। इस तरह के हर्डल्स देने के बाद या इस तरह के जो आप कहते हैं ना हथकंडे इस्तेमाल करके शादियाँ निबाह नहीं करवानी चाहिए। अल्टीमेटली एक बड़ा डिज़ास्टर्स किस्म का जो है फैमिली सिस्टम फिर हमारे सामने आता है। मुआशी मुश्किलात जो होती हैं, मुआशी चैलेंजेस जो होते हैं, ये फैक्टर भी अलहदगी का सबब बनता है? ये बिल्कुल बनता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जो सोसाइटल प्रेशर आ जाता है कि उसके घर में ये चीज़ है, मेरे घर में ये चीज़ नहीं है या उसकी ये है और ये। और इसी के अंदर फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर फिर दोबारा यहाँ लिंक कर जाती है चीज़ कि लोग ख्वाब दिखाते हैं कि तुम उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये दूँगा, मैं तुम्हें वो दूँगा। ख़वातीन इस चक्कर में फँस के अलहदा हो बैठती हैं और उसके बाद वहाँ भी शादी नहीं हो पाती। क्योंकि वो सिर्फ़ एक शिकार की तलाश में थे, हुँ। वो अपना काम करते हैं, अपनी ख़्वाहिश पूरी की, अपना मकसद पूरा किया और उसके बाद चले गए। आपने अक्सर सुना होगा कि ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो क्या मर्द घरेलू तशद्दुद का शिकार होते हैं? ये आपने बड़ा एक मज़ाहिया किस्म का सवाल पूछ लिया है। लेकिन ये है कि सुनने में तो बहुत दफ़ा आया है और देखा भी है एक आधा विक्टिम जैसे उसने क्लेम किया। लेकिन यूजुअली ये हुआ तभी है कि जब हस्ब नस्ब ऊपर था खातून का या किसी जगह किसी वजह से जो है ना सुपीरियॉरिटी थी खातून की, कि जिसकी वजह से मर्द ने फिर जिनसी तशद्दुद का निशाना बना है। अदरवाइज़ ये बात पॉसिबल लगती नहीं है, क्योंकि मर्द जो है वो यूजुअली नहीं मार खाता। अच्छा, एक मासूमाना सा सवाल है, पर्सनल सवाल है, क्या आप शादीशुदा हैं? ये बताना ज़रूरी है? क्वेश्चन है जी, सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, जी, जी। कैसी जा रही है लाइफ़? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है अल्लाह का। मियाँ-बीवी के जो आपस के तनाज़ात होते हैं, उनकी वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ता है? बच्चों की जो नशो-नुमा होती है, वो ज़ाहिर है आगे ऐज बढ़ रही होती है, उनकी तालीम पर क्या असर पड़ता है? उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? ये एक बड़ा अ, आजकल डिबेटेड टॉपिक है। बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं और वो किस तरह से मुरतब होते हैं, वो इस तरह से मुरतब होते हैं कि बच्चे हर वक़्त इस स्ट्रेस में रहते हैं कि अब हमारे माँ-बाप की लड़ाई होगी और अब हमारे माँ-बाप की लड़ाई होगी। बच्चे हर वक़्त ही एक ऐसा माहौल अपने इर्द-गिर्द महसूस कर रहे होते हैं जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि उनके माँ-बाप के दरमियान मोहब्बत का माहौल नहीं है। उनको ये टेंशन होगी अगर बाप डोमिनेट करने वाला है या बाप गुस्सा करने वाला है, तो बच्चे हर वक़्त जब दरवाज़े पे बेल होगी, दरवाज़ा नॉक होगा, उनको ये होगा कि हमारा बाप आया और अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और इसी तरह अगर माँ का होगा तो भी उनके ज़हन में ये होगा कि माँ अभी लड़ पड़ेगी। उसकी वजह से एक जो पैनिक क्रिएट होता है, जो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, वो बच्चे बाहर भी उसी माहौल के अंदर रहते हैं। और जब वो लड़ाई झगड़े की बातें आपको पता है घर में तो रहती नहीं है, तो बाहर निकलनी है। जब वो बाहर बातें निकलेंगी तो उन बच्चों को मोहल्ले में एक अजीब ही निगाह से देखा जाता है कि इसके माँ-बाप तो लड़ते हैं। यही एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता है कि जहाँ माँ-बाप की आपस में बनती नहीं है। ये चीज़ें लेके जब बच्चा आगे को जाता है, पढ़ाई में तो अपना आउटपुट दे ही नहीं सकता। आप देखिए ना एक बच्चा है उसका कल पेपर है,
अब ये तो होने से रहा कि माँ-बाप ने ये सोच के या ये समझ के कि कल बच्चे का पेपर है, कल आज हम ना लड़ें। उनका तो जिस टाइम भी पारा हाई होगा या जिस टाइम भी कॉन्फ्लिक्ट राइज़ हुआ, उन्होंने लड़ पड़ना है। तो बच्चा कल को आउटपुट क्या देगा एजुकेशन के अंदर? और इसी तरह आगे चल के वो ज़िंदगी के अंदर भी एक फेल्ड इंसान साबित होता है। अच्छा, ये जो मसाइल हैं, माँ-बाप के मसाइल हैं, बच्चों पर असरअंदाज़ होते हैं। कुछ माँ-बाप होते हैं, जो बच्चों की खातिर कहते हैं कि हम बच्चों के सामने नहीं लड़ते, या बच्चों की खातिर हम अलहदगी इख्तियार नहीं करते। लेकिन वो जो रिश्ता होता है, उसको खींच रहे होते हैं, तूल दे रहे होते हैं, लेकिन जो मामलात होते हैं, वो सही नहीं होते, लड़ाई-झगड़े वाले ही होते हैं, लेकिन उसी में वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा रहे होते हैं। इस बारे में क्या ख़्याल है आपका? मैं इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो इमोशनल ब्लैकमेल करके रिश्ते चलवाए जाते हैं ना, कि तुम रिश्ता चला ही रखो, बच्चों का क्या बनेगा? तुम रिश्ता चला ही रखो, बच्ची का क्या बनेगा? या लड़के का क्या बनेगा? या रिश्ते वाले क्या कहेंगे? ख़ानदान वाले क्या कहेंगे? शहर वाले क्या कहेंगे? ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके जो रिश्ते चलाए जाते हैं, वो रिश्ते इंतहाई खोखले होते हैं और इंतहाई वो जिसे आप कहते हैं मिज़रेबल कंडीशन में वो रिश्ते चलते हैं, कि जहाँ पे मियाँ-बीवी के कमरे भी अलहदा हो जाते हैं, बच्चों के कमरे अलहदा हो जाते हैं। आपके ख़ानदान में कोई आना-जाना पसंद नहीं करता कि इनका स्कैटर्ड एक फैमिली सिस्टम देख के हमारे बच्चों के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। आपकी सोशल स्टेटस कोई नहीं रहता, आपकी सोशल आइडेंटिफ़िकेशन कोई नहीं रहती कि लोग आपको देखते ही दूर से पहचान जाते हैं कि ये उसका बच्चा आ रहा है कि जो घर में लड़ता है। तो ये मेरे ख़्याल में बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बाप की तरफ से विरासत में बेटे को 5 मरले का घर मिला होता है, उसमें 3 भाई जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं। लेकिन बीवियाँ कहती हैं हमें अलहदा रहना है, हमें सेपरेट रहने के लिए मकान लेकर दिया जाए। लेकिन शौहर की वो हैसियत नहीं होती कि बीवी को सेपरेट रख सके। इस वजह से जो रिश्ते पर असर पड़ता है, वो क्या असर पड़ता है? देखिए, मैं तो आपको इसकी सीधी-सी एक ही बात बताऊँगा। देखिए, एक बच्चा होता है ना, वो जब कभी ख़्वाहिश करता है ना अपने बाप से, कुछ चंद एक एक्सेप्शंस आप छोड़ दें कि सर फिरे बच्चे हों, अदरवाइज़ जब वो बच्चा अपने बाप से कोई ख़्वाहिश करता है ना, उसको अपने बाप का पता होता है। सपोज़ करें एक बंदा है, उसका बाप जो है वो करियाना चलाता है, उसने बाइक लेनी है, वो अपने बाप से बाइक की ख़्वाहिश करेगा तो जाके ही बोलेगा ना कि मुझे एक पापा एक 70 बाइक ले दो। या अगर उसकी थोड़ी-सी ऐसी ज़्यादा अच्छी होगी तो 125, वो ये तो नहीं जाके कहेगा कि मुझे हायाबुसा चाहिए या मुझे कावासाकी निंजा चाहिए। तो इसी तरह बीवी जो होती है, वो अपने शौहर की सबसे करीब तरीन होती है, उसके बैंक बैलेंस का उसको पता होता है। कोई हिडन चीज़ें नहीं होती मियाँ-बीवी के दरमियान, जो असल मियाँ-बीवी हैं। और मैं बात भी उन्हीं की कर रहा हूँ जो स्पिरिचुअल फ्रेंड्स होते हैं आपस में। वो औरत, वो बीवी कहलाने की हकदार ही नहीं है कि जो ये बात जानती है कि उसका शौहर महीने का कमाता ही 20-25 हज़ार है, वो कहाँ से 20-25 लाख का घर बनाएगा? अगर एक औरत अपने शौहर को तंग कर रही है इस मामले पे, कि घर लो अलहदा, तो आप ये बताएँ आपने तो यहीं पे वो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी ही ख़त्म कर दी। आपने वो रियलाइज़ेशन का जो प्रोसेस था, आपने उसी को ख़त्म कर दिया कि मर्द तो वहीं पे मर गया, कि जब उसने ये सोचा कि मेरी बीवी जो मेरी शरीके हयात है, मेरे बारे में सब जानती है, कि मेरी क्या फ़ाइनेंशियल कंडीशन है, क्या फ़ाइनेंशियल स्टेटस है, वो मेरे से वो तकाज़ा कर रही है कि जिसको मैं अगले 100 साल में भी शायद नहीं पूरा कर पाऊँ। तो जब ये प्रॉब्लम स्टेट अराइज़ करता है, हम इस टाइम इस बात पे डिस्कशन नहीं कर रहे कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं या क्या वहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अगर मर्द की फ़ाइनेंशियल कंडीशन है, वो घर ले सकता है अलहदा, वो चला जाए अलहदा। क्योंकि ये तो हमारे यहाँ रिवायात में भी है कि जब कभी मर्द जब बेटाओं की शादी होती थी अरब के अंदर, तो उनके किचन को अलहदा कर दिया जाता था। क्योंकि बेसिक मसले हमारे यहाँ सास-बहू के भी किचन से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है? तो ये जो एक प्रॉब्लम आपने अभी मेरे सामने रखा है कि घर अलहदा करना चाह रहे हैं, अगर तो उसके हालात हैं कि वो घर अलहदा कर सकता है, तो वो करे, और अगर लाज़मी करे। नहीं? अगर नहीं है, तो खातून उसके साथ गुज़ारा करे और मर्द का ये फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ तक वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर सकता है, जहाँ तक वो अपनी बीवी को फैसिलिटेट कर सकता है, वो वहाँ पे उस घर में रहते हुए करे। अगर बीवी को फैसिलिटेट करे, बीवी का ख़याल रखे, लेकिन साथ ही फिर रन-मुरीदी का टैग लगा दिया जाता है भाई की तरफ से, माँ की तरफ से, बहन की तरफ से कि ये जी बेगम की साइड लेता है। इंसान जो है ना, अपनी ज़िंदगी में उसको बगैर कपड़ों के पेशाब, पखाना, नहलाना, धुलाना, ये सिर्फ़ 2 औरतें ही कर पाती हैं। एक जो उसकी माँ होती है और एक जो उसकी बीवी होती है। माँ उसको तब नहलाती-धुलाती है, उसका पेशाब-पखाना साफ़ करती है कि जिस वक़्त उसका अपने जिस्म पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जिस वक़्त उसका अपने दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं होता। और सेम इज़ द सिचुएशन कि उसकी बीवी भी उसको तब नहलाती-धुलाती है, उसका पेशाब-पखाना साफ़ करती है कि जब उसका अपने जिस्म पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो पैरालाइज़्ड हो जाता है। ठीक है? इंसान ने
मरने के बाद अल्लाह को मुँह दिखाना है। और ज़िंदगी में इंसान जिस इंसान के साथ रह रहा होता है, अगर आप बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके औसाफ क्या हैं, तो आपको भी वही औसाफ इन रिप्लाई देने पड़ते हैं, ठीक है? अगर आपकी बीवी उन औसाफ की मालिक है, तो आप वो औसाफ पूरे करें और बदले में अगर आपको रन मुरीद का टाइटल मिलता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सेल्फ सैटिस्फाइड होना चाहिए कि मैंने अपने माँ-बाप के साथ भी जस्टिस किया, अपनी बहन-भाइयों के साथ भी किया और मैंने अपनी बीवी को भी उसके हकूक दिए हैं, कि जो मेरे साथ इतनी लॉयल है और कल को जब सारी दुनिया मेरे साथ नहीं होगी, माँ-बाप का एक टाइम है, उसके बाद वो चले जाएँगे यहाँ से, ठीक है? बहन-भाई अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएँगे। एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ आके खड़ी आपकी बीवी होती है। मर्द जो होता है ना, जितना मर्ज़ी ताकतवर हो, आप उसे किसी बड़े से बड़े मंत्री को पोज़ीशन में बिठा दें, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट बना दें, जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं ना, जिसमें मर्द रोता है, आप और मैं, हम लोग आपस में नहीं रोते, कभी नहीं देखते होंगे, लेकिन हम लोग अकेले में रोते ज़रूर हैं। जब आपकी भी शादी हो जाएगी, आपको पता लगेगा, मर्द अपनी बीवी के सामने रो पड़ता है। यानी बीवी के साथ इस कदर कनेक्टेड होता है, उसे पता होता है कि मुझे यहाँ पे कम्फ़र्ट मिलेगा, ये मेरी कम्फ़र्ट ज़ोन है। तो अगर एक ऐसी बीवी आपके पास मौजूद है, कि जो आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, आप उसे तस्कीन पा रहे हो, आपको सुकून आ रहा है, तो फिर क्या बड़ी डील है कि आप रन-मुरीद खेल रहे हो, कोई बात नहीं। हाँ, ये बात करना कि मैं इसके पाँव वीडियोज़ नहीं आती फ़ेसबुक पे आजकल, मैं इसके पाँव भी धो के पी रहा हूँ, मैं इसके हाथ धो के पी रहा हूँ और मैं इसके पीछे पागल हूँ और वो रन-मुरीद नाम का बंदा भी वायरल हुआ था। दैट इज़ स्टूपिड, सिंपली स्टूपिड। यानी आपके कहने के मुताबिक अगर जो बंदा रन मुरीदी का टैग खुद पे ले लेता है, वो दुनिया में अपनी जन्नत खुद बना लेता है। हाँ, बिल्कुल। मुश्तरका ख़ानदान में लोग रह रहे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश कैसे होती है? मतलब अगर हम कंपेयर करें एक सेपरेट घर में, उनकी परवरिश किस तरह होती है? और अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उनकी परवरिश कैसी होती है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात भी हैं, बहुत सारे प्लस भी हैं। मैं उसमें आप प्लस एक ही चीज़ अच्छा पहले हम इसको ये ज़रा नैरो डाउन करें कि हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम या जॉइंट फैमिली सिस्टम से क्या मुराद ले रहे हैं। एक होता है कि जिसके अंदर सिर्फ़ एक पेरेंट्स और उनके आगे बच्चे रह रहे होते हैं, ठीक है? और वो आगे से ट्री ग्रो कर रहा है। एक होता है जिसके अंदर यानी कि आपके जो हैं चाचू, जी। चाचू के बच्चे, आपके ताया, ताया के बच्चे, आपके वालिद और उनसे आगे जो बच्चे, मैं इसी जॉइंट फैमिली के बारे में बात कर यानी रहा हूँ। आप एक बहुत बड़े ट्री की जी। बात कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा हो जाती हैं, ठीक है? उसके अंदर जो बच्चा होगा वो कोई ट्रेट किसी से उठा रहा होगा, कोई ट्रेट किसी से उठा रहा होगा, कोई ट्रेट किसी से उठा रहा होगा। इस तरह होगा ये कि वालिदैन जो उसके अपने वालिदैन हैं, वो किसी और डायरेक्शन में बच्चे की नशो-नुमा तरबियत ले जाना चाहते होंगे, लेकिन वो बच्चे वो कहीं से ट्रेट्स उठा के वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाएँगे। तो इस सिनेरियो में ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन इस लिहाज से ये चीज़ अच्छी होती है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का और सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है, कि वहाँ साथ रहने के अंदर बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद होता है। आप एक सोशल स्टेटस एन्जॉय करते हो, लोगों को पता होता है कि फ़लाँ फैमिली का है। एक यूनिटी होती है, लोगों को बैकिंग होती है कि बिज़नेस लोगों के आज भी लाहौर में जो बड़े-बड़े खड़े हुए हैं, वो इस तरह से खड़े हुए हैं कि उनकी पूरी-पूरी फैमिलीज़ हैं कनाल-कनाल के रकबे पे, अभी तक रह रहे हैं साथ। इस लिहाज से इट इज़ गुड, लेकिन अगर आप उसको ले जाना चाह रहे हैं अच्छा और इस तरह की फैमिली जो बिज़नेस क्लास फैमिलीज़ होती हैं, उन लोगों को कोई ख़ास लेना-देना नहीं होता कि हमने अपनी बच्चों की क्या मेंटल ग्रोथ करनी है और क्या उनकी तरबियत करनी है। लेकिन हम ज जैसे जो लोग होते हैं, उनको ज़रा कंसर्न ज़्यादा होता है कि हमने बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि मैंने इसको हाफ़िज़ बनाना है या मैं चाहता हूँ कि इस तरफ को चला जाए या इसकी ये औसाफ होने चाहिए। तो इस लिहाज से फिर एक बड़ा मिक्स पुलाव सा बन जाता है। नौजवान जब शादी करते हैं, तो शादी के फ़ौरन बाद या कुछ अरसे बाद वो अपनी बीवी को छोड़कर बैरून मुल्क रोज़गार की तलाश में चले जाते हैं। तो ये बैरून मुल्क जाना उनके लिए बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर वो अपने मुल्क में रहकर कारोबार करे, नौकरी करे, या वो उसे बाहर जाना चाहिए अपनी बीवी को पीछे छोड़कर? इसमें पहली बात ये है सबसे कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर रह के या इवन कोई भी कंट्री है, हमारे जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं, सबसे पहले वो उस मुल्क के अंदर रह के अपनी किस्मत आज़माए और हर लिहाज से किस्मत आज़माए। सिर्फ़ ये नहीं कि अगर उसने एक स्पेशल डिग्री कोई ले ली हुई है, वो उसी के अंदर ही अपनी मेहनत करे। नहीं, वो अपनी मल्टीपल जगह पे हाथ-पैर मारे, अपना कोई बिज़नेस खड़ा करने की कोशिश करे, कहीं न कहीं वो अपना हाथ सेट करने की कोशिश करे। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं कर पाता, तो फिर वो ज़रूर चला जाए और बाहर जाते ही उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट ये होनी चाहिए कि जॉब ग्रैब करते ही वो अपनी बीवी को बुला ले। अपनी बीवी को अपने घरवालों के रहमो-करम पे ना छोड़े।
क्योंकि उसका नतीजा फिर ये निकलता है जो रिसेंटली डस्का का वाक़या हुआ है बिल्कुल, कि जब पैसा बाहर से आ रहा होता है, बीवी भी है, तो जो माएँ और बहनें होती हैं या भाई भी होते हैं, उन लोगों का ये ख़्याल होता है कि उस लड़के के ऊपर हमारा हक है, जबकि बीवी ये कंसीडर करती है कि मेरा हक है। और यहाँ से हमारे एक नए ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जो मेरे देखने में ज़्यादातर आया है, वो ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जब थोड़ा-सा हाथ-पाँव मारते हैं ना, तो वो कम से कम इतनी जॉब ग्रैब कर पाते हैं कि जिसकी वजह से उनका घर भी चलता है। एक अच्छी लाइफ़ एन्जॉय कर लेते हैं वो लोग, ठीक है? यानी घर में एसी भी चल जाता है, खाना-पीना भी हो जाता है, 1-2 टाइम होटलिंग भी हो जाती है, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है? ये नहीं होगा से कि 1 लाख प्लस कमा लेते हैं, ठीक है? लेकिन लोगों का फिर यहाँ से शुरू होता है लालच, जहाँ वो ये सोचते हैं कि यार मैं जो है वो अपने घर के लिए पैसा इकट्ठा कर लूँ। मैं जो है वो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर लूँ। यानी कि मैंने आपको जो बताया था ना जिसमें सोशल प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि यार साथ वाले के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, साथ वाले के घर अपना है, मेरा किराए पे है। इन चीज़ों की तलाश में जब लड़के बाहर जाते हैं, वो बाहर जाके फिर वहीं के होके रह जाते हैं। और उसका नतीजा हमारे सामने क्या निकलता है कि जिन बीवियों के कहने पे, जिन माँ-बाप के कहने पे वो बाहर गए होते हैं, बाद में वो फिर पीछे आवाज़ें मारते रह जाते हैं और अक्सर आपने सुना होगा कहते हैं ना कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे वीडियोज़ आती हैं कि जी 25 साल बाद माँ की कब्र पे जाते ही बंदा गिर के रोने लग गया। वो फिर कभी वापस नहीं आते। क्योंकि वो भी ये चीज़ एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हम तो पैसा कमाने की मशीन है। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में होने वाली इंतहाई अहम गुफ्तगू के बारे में आपने डॉक्टर अनस अबरार की ज़ुबानी सुना। माशरे में जो चैलेंजेस और मुश्किलात पेश आती हैं मैरिटल लाइफ में, उस पर हमने तफसीली बात की। आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट सेशन में। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़हद अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।